हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डेडिकेटर एजुकेशन बाय काशिफ सर। आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के 6 टर्म्स, जिससे मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया था, बताया था बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, वाउचर क्या होता है, ठीक है। कैपिटल डिस्कस किया था, एसेट डिस्कस की थी और एसेट्स की मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स डिस्कस किया था, जिसमें हमारा डिफरेंट टाइप्स की एसेट्स थी और लायबिलिटीज डिस्कस की थी और लायबिलिटीज के अलग अलग टाइप्स डिस्कस किए थे। ठीक, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आज की भी होने वाली है, क्योंकि आज भी हम लोग बहुत ही छोटे छोटे जो टर्म्स आते हैं अकाउंटिंग में, तो उन सबको समझना बहुत जरूरी है अकाउंटिंग को सीखने के लिए। उसको हम लोग सीखेंगे और अकाउंट्स को बेस्ट अकाउंट बनाएंगे, जिससे कि हम अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने ला सके। तो चलिए बिना देर करे हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी अभी स्टूडेंट्स मेरे नए हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जितनी भी वीडियो मैं पोस्ट करूं वो आप सब तक के टाइमली पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म का 7 नंबर का टर्म हमारा है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इसको भी हमको जानना और समझना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या कहता है? इट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, ये आप समझना होगा कि क्या कहने का मतलब यहाँ पर है कि इट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय कंपनी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, कहने मतलब ये है कि कोई कंपनी है, अगर उसने कोई सामान अपना बेचा है या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो उसके बदले में जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई सामान अपना सेल करेंगे, बेचेंगे, तो उसके बदले में मुझे कैश चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। तो इन केस अगर उस सामने वाले पर्सन ने, जो सेकंड पार्टी है, इन केस उसने पैसा अगर नहीं पे किया है, तो उसको क्या करना है? पैसा पे करना है। तो एक तरीके से ये प्रोसेस जो है, ये क्या प्रोसेस कहलाता है? हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, और इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक होता है हमारा डेटर होता है और एक होता है हमारा बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स हमारे वो पर्सन होते हैं जिनसे हमको अपना पैसा लेना होता है, या कंपनी या फर्म को अपना पैसा लेना होता है, तो वो कौन होते हैं? हमारे डेटर्स कहलाते हैं। और डेटर्स जो होती है वो हमारी एसेट्स कहलाती है। ठीक है, सेकंड हमारा है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि जाहिर सी बात है, अगर हम कोई सामान बेचेंगे तो एक हम बिल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक ड्रॉअर, सपोज करें मैं ड्रॉअर हो गया और मैंने एक बिल ड्रॉ किया अगेंस्ट सामने वाले पर्सन पे, तो उसने एक्सेप्ट करके बिल मुझको वापस कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि वो बिल जो हो गया, अब उसको फ्यूचर डेट पे, जो भी डेट फ्यूचर डी रखी हुई है, उस फ्यूचर डेट पे डेटर को बिल जो होगा वो पे करना है। किसको? ड्रॉअर को या कंपनी को। ठीक है, तो वही बिल हमारा कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। तो ये भी क्या हो जाती है? हमारी एसेट बन जाती है, और ये दोनों ही हमारे ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रेड पेबल। जैसे कि हमारा था ट्रेड रिसीवेबल, जो तो मतलब जो चीज रिसीव मुझे करनी है वो ट्रेड रिसीवेबल में हो गया। अब जो चीज हमको पे करनी पड़ेगी वो हो जाएगा हमारा ट्रेड पेबल। पेबल का मतलब ये होता है कि पे करना। ठीक है, और ट्रेड का मतलब क्या होता है कि व्यापार, बिजनेस में जो भी चीजें हमको पे करनी होगी। इज दैट क्लियर? इसका देखते हैं हम लोग डेफिनेशन। इट इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये कब लागू होता है कि जैसे कोई कंपनी या फर्म है, अब उसने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया, या कंपनी ने कोई सामान परचेज किया, खरीदा, या कोई सर्विस ली, तो अब उसके बदले में हमको क्या करना है? हमें पेमेंट करना है सामने वाली पार्टी को। ठीक, तो अब अगर हमको पेमेंट करना है या अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, तो जिनको पेमेंट देना है वो मेरे लिए कौन हो गए? क्रेडिटर्स हो गए। इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक होता है क्रेडिटर्स, एक होते हैं हमारे बिल्स पेबल। इसी का जस्ट उल्टा है। तो क्रेडिटर कौन होते हैं? वो पर्सन होते हैं जिनको हमें पैसा देना है, वो मेरे लिए कौन हो गए? क्रेडिटर हो गए। और जिनको हमें बिल पे करना है, जो बिल हमारे अगेंस्ट लिखा गया था, ड्रॉ किया गया था, हमने एक्सेप्ट किया था, तो वो बिल जब टाइम पे, फ्यूचर डेट पे करेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा बिल्स पेबल। ये दोनों ही हमारे लिए क्या हो जाती है? लायबिलिटी हो जाती है। कंपनी या फर्म के लिए दोनों ही लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, इतनी क्लियर है आप सबको? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट 9, परचेज। ठीक है, तो परचेज क्या बताता है? इट इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स
इन विच द बिजनेस डील। ठीक है, तो परचेज का मतलब क्या होता है, किसी भी सामान को खरीदना, परचेज करना, खरीदना। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्मल परचेज कराएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक क्लोथ डीलर है, कपड़े जो डील करने वाला पर्सन है, क्लोथ डीलर। तो वो अगर कोई कपड़ा खरीद रहा है, ठीक है, तो वो जो कपड़ा खरीदेगा, परचेज करेगा, उसको गुड्स कहा जाएगा। लेकिन अगर इन केस वही जो क्लोथ डीलर है, अगर वो चेयर खरीद रहा है या टेबल खरीद रहा है किसी को अपने कस्टमर को बिठाने के लिए, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो हमारी एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा परचेज में आपको परचेज रिटर्न देखने को मिलेगा। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कोई सामान हमने खरीदा और उसको, उसमें कोई सामान हमें पसंद नहीं आया, उस सामान को हमने क्या करा, उसमें वापस कर दिया। तो परचेज में से परचेज रिटर्न जो होता है वो हमारा माइनस हो जाता है। ठीक है, और परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, परचेज रिटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 10, सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। ठीक, कोई भी सामान मेरा था, मेरा एसेट से या कोई सामान थे मेरा, अगर इनकेस हमने उसको बेच दिया, ठीक है, या उसकी ओनरशिप मैंने किसी दूसरे पर्सन को दे दी, उसके बदले में मैंने उसको प्राइस चार्ज किया, पैसा लिया, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस हमारा कहलाएगा सेल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेल्स रिटर्न एक पॉइंट इसी में आता है। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, कोई सामान हमने बेचा और वो सामान अगर उस पर्सन को नहीं पसंद आया तो उसने सामान मुझको वापस कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या की जाती है, लेस की जाती है। जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो आपको ये सिखाया जाएगा कि सेल्स में से रिटर्न माइनस की जाती है और परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस की जाती है, और ये दोनों ही पॉइंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट किए जाते हैं। ठीक है, परचेज और परचेज रिटर्न जो होता है आपका, वो हमारा डेबिट साइड में जाता है, और सेल्स में से रिटर्न जो माइनस किया जाता है वो हमारा क्रेडिट साइड में पोस्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेल्स जो रिटर्न होता है इसको हम लोग रिटर्न इनवर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतनी बार आपको सबको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गुड्स। गुड्स को देख लेते हैं। गुड्स और परचेज में स्टूडेंट्स को बहुत ही कंफ्यूजन रहती है, इसलिए इसको देखना और समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। इट इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। ठीक है, तो गुड्स का मतलब क्या कह रहा है कि गुड्स में वो सभी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जिनको हम लोग खरीदे, क्यों खरीदे, उसको रीसेल दोबारा से बेचने के लिए। तो जो भी चीज हम खरीद रहे हैं उसको दोबारा से बेचना हमारा, तो वो हमारे गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, उसके अलावा और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो मीन टू बी सेल। या कोई सामान हम ऐसा रॉ मटेरियल खरीद के लाए, सपोज कर ले कि हम वुड्स लकड़ी लेकर के आए और उस लकड़ी से हम बना रहे हैं फर्नीचर, टेबल, चेयर, बेड सेल करने के लिए, तो वो भी क्या कराएगा, हमारा गुड्स कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। क्या है, द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है कि वो सामान या वो गुड्स जो खरीदा जाए दोबारा उसको बेचने के लिए, और जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में लास्ट में जो स्टॉक हमारा बच जाए वो हमारा स्टॉक कहलाता है। तो स्टॉक जो होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, दूसरा होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक हमारा वो होता है, इट मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ओपनिंग स्टॉक क्या बताता है, ये बताता है कि जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा हो, उस अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होने की बिगिनिंग में, शुरुआत में जितना भी स्टॉक बैलेंस दिखा रहा हो, शो कर रहा हो, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक, और उसके बाद हमारा सेकंड है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, इट मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड।
कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जब फाइनल अकाउंट बन रहे हैं और एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में लास्ट में जितना भी अकाउंट हमारा बैलेंस बच जाता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। तो नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग टर्म है प्रॉफिट। तो चलिए समझते हैं प्रॉफिट को। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, जितना भी टोटल रेवेन्यू होगा, ठीक है। एक्सेस का मतलब क्या है, ज्यादा, ओवर टोटल एक्सपेंसेस। कहने मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए, टोटल रेवेन्यू हमारा हुआ, उस टोटल रेवेन्यू से एक्सपेंसेस क्या है हमारा, कम है, तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब हो गया अकाउंटिंग का ड्यूरेशन या अकाउंटिंग का ईयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा कि टोटल जो हमारा रेवेन्यू रहा, टोटल रेवेन्यू मेरे पास जनरेट हुआ अकाउंटिंग पीरियड में, वो हमारे पास हुआ 2 लाख का, ठीक है। और जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस हुए वो हमारे हुए 1,60,000 के। इतनी बात समझ में आ रही है। टोटल रेवेन्यू हमारा हुआ 2 लाख का और टोटल एक्सपेंसेस हमारे हुए 1,60,000 के, ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 2 लाख में से हम लोग माइनस कर देंगे 1,60,000, तो जो कि हमारा आ जाएगा 40,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को ही प्रॉफिट बोला जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो हमारा है लॉस। जस्ट प्रॉफिट का ही उल्टा हो जाएगा हमारा लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू, ठीक है। कहने मतलब यहाँ पे है कि जब टोटल एक्सपेंसेस जो हमारे हो वो रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंसेस क्या हो हमारे ज्यादा हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा लॉस होता है। फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू सपोज कर लेते हैं हमारे 3 लाख हैं, ठीक है। और जो टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो हमारे 3,50,000, ठीक। तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया हमारा, टोटल एक्सपेंस 3,50,000 है माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 50,000। तो ये 50,000 क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। इतना आपको सबको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 15 एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस समझते हैं हम लोग। इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग। एक ये ऐसी कॉस्ट होती है जो इनकर्ड मतलब होती है, लगी होती है, किसमें जुड़ी होती है, इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। किसी भी गुड्स और सर्विसेज को, सामान को बनाने में या सर्विस प्रोवाइड करने में जो भी हमारे एक्सपेंसेस खर्चे आते हैं या रेवेन्यू जनरेट करने में जो भी एक्सपेंसेस खर्चे आ रहे होते हैं वो सभी हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कोई सामान हमने बेच रहे हैं उसमें जो खर्चा आ रहा है, लागत आ रही है, वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक। और अगर हम कहें अमाउंट पेड फॉर रेंट, रेंट का हमने रेंट का पेमेंट किया, कमीशन दिया हमने, सैलरी हमने पे करी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में हमने एक्सपेंसेस किया, तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 16 एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको भी हम लोग समझते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एनी डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट मतलब होता है पेमेंट, ठीक है, या किसी भी चीज की पेमेंट करना, पे ऑफ, ठीक। तो ये कह रहा है एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, जैसे किसी भी चीज की हम पेमेंट कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, या कोई प्रॉपर्टी अगर हम ट्रांसफर कर रहे हो, या इंक्रीजिंग अ लायबिलिटी, या कोई लायबिलिटी अगर हमारे पास है उसको हम दे रहे हो, फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, ठीक। कोई भी अगर हमको एसेट्स लेना है, कोई गुड्स लेना है या सर्विसेज लेना है, ठीक है, उस पे अगर इन केस किसी चीज का हम पेमेंट कर रहे हो,
ठीक है, या प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर किसी के नाम पे कर रहे हो, ठीक। तो जो भी हमारे इस तरीके के जो हमारे एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, एक्सपेंसेस जो है वो हमारे एक्सपेंडिचर के अंडर में आते हैं। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे शॉर्ट एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे खर्चे जो होते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और जो बड़े खर्चे हों रेवेन्यू जनरेट करने में, या प्रॉपर्टी एक्वायर करने में, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करने में, या किसी का पेमेंट करने में, या लायबिलिटी पे ऑफ करने में, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आप लोग को बता देते हैं। एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं समझ लेते हैं कि एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन अक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो भी हमारी फिक्स एसेट्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, तो इन पे जो भी एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं इनको बढ़ाने के लिए, इनको इंक्रीज करने के लिए, इनकी वैल्यूएशन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, या किसी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए जो भी खर्चे आते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि कोई हमने अमाउंट पैसे हमने खर्चा करे बिल्डिंग खरीदने में, प्लांट मशीनरी खरीदने में, तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग जानेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि अकाउंटिंग पीरियड होता है एक साल का बाई चांस, ठीक, तो एक साल में जो हम बेनिफिट रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब कभी कोई सामान मैन्युफैक्चर करते बनता है, तो जब वो सामान फैक्ट्री में बन रहा होता है, ठीक, तो जब बनता है तो वहां पे जाहिर सी बात है हमें वेजेस मजदूरी देनी पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें पे करने पड़ते हैं, फैक्ट्री की लाइटिंग होती है, ठीक, कैरेज इनवर्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, डॉक चार्जेस होते हैं हमारे, और भी बहुत सारे ऐसे रॉयल्टी हो गया। तो इस तरह की जितने भी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सभी हमारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे परचेज हो गया, वेजेस हो गया, ठीक है, कैरेज इनवर्ड हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, तो ये सारे हमारे क्या होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर के होते हैं। ठीक, और एक बार आपको ये भी याद रखनी है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी नेचर होगा उसके जितने पॉइंट्स होंगे वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में, एक्सपेंस साइड में शो किए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेवेन्यू। रेवेन्यू को भी सीखना समझना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग टर्म में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है। तो रेवेन्यू क्या होता है, द इनकम ऑफ रिकरिंग नेचर। रिकरिंग का मतलब होता है रेगुलर, ठीक है, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रेगुलर, ठीक है। तो कह रहा है द इनकम ऑफ रिकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है, किसी भी सोर्स से डेली बेसिस पे या रूटीन बेसिस पे जो इनकम हो रही है, वो चाहे डेली बेसिस पे हो और चाहे वो मंथली बेसिस पे हो, ठीक। इट ऑल्सो रिलेटेड विद डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस में डे टू डे कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से अफेयर्स हो रहे हैं जिनसे हमारे पास इनकम जनरेट हो रही है, वो सभी हम क्या कहते हैं, उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसिप्ट ऑफ रेंट, जैसे कि रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन हमको मिल रहा है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई हम सामान बेच रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे हमारे पास जो रिसीव हो रहा है, या इंटरेस्ट रिसीव, या इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे रेवेन्यू के टर्म में डिनोट किए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है इनकम। ठीक है, तो इनकम को भी बहुत ध्यान समझना है आप सबको। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू। जैसे भाई हमने जैसे बताया ऊपर अभी हमने आपको कि भाई हमने कोई सामान बेचा तो उससे जो इनकम जनरेट हुई वो क्या हो गई, वो हमारी रेवेन्यू हो गई। इज दैट क्लियर। उसके बाद एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। और जो सामान बेचने में जो खर्चे या लागत आ रही है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सपेंसेस कराएंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कहने मतलब यहां पे ये है कि रेवेन्यू ज्यादा हो एक्सपेंसेस कम हो तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, हमारी इनकम होगी हमारी, ठीक है। एक फॉर्मूला भी लिख लेते हैं इसका हम लोग कि इनकम इज इक्वल टू होता है हमारा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक, सपोज कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो हमारा 5 लाख है। ठीक, और उसके अलावा गुड्स कॉस्टिंग जो है वो हमारा 4 लाख है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है कितने का सामान बिका, 5 लाख का, और गुड्स कॉस्टिंग जो उस पर कॉस्ट आई, लागत आई, वो कितनी है हमारी 4 लाख की आ गई। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा हमारा, वही डिफरेंस हमारा इनकम कहलाता है। माइनस 4 लाख, 5 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 लाख। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा इनकम कहलाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का आज का लास्ट पॉइंट हमारा है ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि पैसा निकालना, विड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, चाहे वो कैश हो या वैल्यू ऑफ गुड्स हो, जितने के सामान हो उस हिसाब से हमने पैसा निकाला। विड्रॉन बाय द ओनर, ओनर माने क्या होता है, जो मालिक है उसका। ठीक है, फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट। अब वो चाहे पैसा निकाल रहा हो, चाहे वो अपने पर्सनल यूज के करने निकाल रहा हो, चाहे वो अपनी प्राइवेट कोई पेमेंट कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने अपने घर का रेंट पे कर दिया, उसने अपने अपने लिए 4 व्हीलर खरीद ली उसने अपने लिए। ठीक है, या उसके घर के जो भी एक्सपेंसेस है, बाय चांस उसने पर्सनल क्या करे यूज करने के लिए पैसा जो था कंपनी से या फर्म से उसने विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। ठीक, मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स, बिजनेस के पैसे पैसा उसने निकाला, आर कॉल्ड ड्राइंग, उसी को क्या बोला जाता है, ड्राइंग कहलाया जाता है। ठीक है, ये ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा जो भी ओनर है वो अपने फंड से या कंपनी के फंड से विड्रॉ कर ले अपने प्राइवेट यूज के लिए, या किसी को प्राइवेट पेमेंट के लिए यूज कर ले। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में इसको कैपिटल में से हम क्या करते हैं, इसको लेस करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा आज का सेशन और जो मैंने अकाउंटिंग टर्म्स का वीडियो बनाया पार्ट 2 वो यहीं तक के था। और उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आपको इन केस किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो या आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ठीक, जितने भी स्टूडेंट्स इस बार फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी एक बार लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि इस तरह की मैं वीडियोस आप तक के रेगुलर बेसिस पे पहुंचा सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।